अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक अफेयर में खुश आमदीद। नाज़रीन, पंजाब और सिंध के हवाले से अगर बात की जाए, पाकिस्तान के जो ये वो एरिया हैं जहाँ के पंजाब और सिंध जो बैकवर्ड इलाके भी इनमें मौजूद हैं। अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब में कोहे सलमान का जो वो कबाइली इलाके वहाँ पर BMP भी एक पुलिस मौजूद है। और शिकार अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर जो वहाँ पर कच्चे का एरिया है वहाँ पर भी डाकू मौजूद हैं। और पंजाब के अंदर हम ख़ास तौर पर इसलिए बात करेंगे कि वहाँ पर PTI की हुकूमत है और वहाँ पर जो डाकू का राज है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और वहाँ पर जो मकामी सियासतदान और वडेरों की भी पोस्ट पनाह इनको हासिल है। लादी गैंग सबसे बड़ा मशहूर गैंग है। वो इस टाइम उसने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और फ़ौज पुलिस उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है, लेकिन बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी। तो आज हमारे इन टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असलम खोखर साहब। एक तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। जिस तरह आप जानते हैं असलम के पाकिस्तान के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, और दूसरा जो लादी गैंग है 2008 में आप जानते हैं कि ये हमारे वजूद में आई। तो असल में ये जो मोहम्मद बाशिक जो था वो उसने गैंग को मजबूत किया। उसके अलावा हम देखें तो उन्होंने DG खान के अंदर लोगों को अगवा करना, अगवा बराए तावान करना, और जो ये एक तो पहले मार्च में उनके कुछ लोगों को उन्होंने उठाया और उठवाने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो अब ये आपने देखा कि एक खुदाबख्श जो है था वो एक बंदे को उन्होंने अगवा किया जी, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो बंदा जो ना उनकी मुखबियाँ करता था, उसके जो ना बड़ी बेदर्दी के साथ उसके अज़ा काटे गए और उनको कत्ल कर दिया गया। तो इस हवाले से आपका जो अब ऑपरेशन हो रहा है, क्या इसमें पुलिस को अभी तक कोई अहम कामयाबी हासिल हुई है? अर्शदा, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है इस प्रोग्राम में बुलाया और अपने ख्यालात का इजहार का मौका दिया। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और ख़ास तौर पर हम लादी गैंग और जो DG खान का इलाका है उसमें ऑपरेशन चल रहा है उसकी बात करें तो शहजाद इसके बहुत ज़्यादा महरक़ात को भी हमें देखना पड़ेगा कि एकदम से लादी गैंग तो ऐसा नहीं हो गया कि ज़ालमाना चीज़ें हमने देखी, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। लादी गैंग को अगर 2008 में ये शुरू हुआ था तो उसकी शुरुआत क्या थी? बेसिकली तो जो वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री का मामला है कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं, ये लोग भी चाहते थे कि उन्हें भी तालीम दी जाए, वहाँ उन्हें भी जॉब्स दी जाए, इनके लोग भी जो हैं और इनके जो बच्चे हैं अगर उस तरफ इनको लगाया जाता तो शायद ये गैंग भी ना बनते। फिर वही बात आ जाती है कि वहाँ पे सरदार, ये जो सरदारी निज़ाम है उसकी वजह से लोगों को बहुत मसाइल का सामना होता है। और ये भी इस वक्त भी सूरत हाल जो है वही बनी हुई है। कोई सलमान की पहाड़ी की बात करें तो वहाँ पर फोर्सेस का जाना बहुत मुहाल है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि सरदार उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके भाई को जब बॉर्डर मिलिट्री जो फोर्स है उसमें भी एक अहम ओहदा दिया गया, तो उसमें भी हमने ये देखा कि वो भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके। वो भी सिर्फ उनकी मुखबियों पे लगे हुए हैं, इन गैंग्स की मुखबियों पे लगे हुए हैं। जो उनके एहलकार हैं वो भी करप्शन, जैसे हमारे यहाँ आम रूटीन में पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें वही चीज़ ही नज़र आई है। अब बात यह है कि ये जो लादी गैंग का सिलसिला शुरू हुआ, उनके जो मज़ालिम हैं उनके पीछे एक स्टोरी है कि जो जिंदानी ग्रुप है उन्होंने उन पर जुल्म किए, सरदारों ने उन पर जुल्म किए। तो ये सामने आया जिस तरह एक छोटो गैंग का मामला था कि छोटो गैंग कैसे बना। एक वहाँ के ये लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, मजदूरी करने वाले हैं। तो हमने ये देखा कि इन पे जो सरदारों के मज़ालिम हैं या पुलिस फोर्स के मज़ालिम हैं, इन पे छोटे झूठे मुकदमा दर्ज कर लिए जाते थे, फिर ये मजबूत हो गए। तो अगर अब मैं बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं क्या हम ये कहते हैं कि जो सरदार हैं वहाँ के जो वडेरे हैं, सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम पिछले तारीख को देखें तो जब 2016 में छोटू गैंग के हवाले से ऑपरेशन हुआ तो उसमें भी एक वाज़ेह रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इसमें अंदर जो है जो भी गैंग था उस टाइम छोटू गैंग, उसकी जो पुष्ट पनाही जो है ना वो हमारे मकामी सरदार और वडेरे करते थे। अगर अब हम पंजाब जो DG खान में इनके भी वो कुछ असरात ऐसे नज़र आ रहे हैं जो उसकी पुष्ट पनाही। और पिछले दिनों में जब मैंने आपको मार्च वाला पूछा उसमें भी यही जिक्र है कि उसमें भी जो DG खान के वडेरे सरदार लिगारी भी हैं, मज़ारी भी हैं और बहुत से लोग हैं जो इसमें खोसे भी हैं कि इनके पोस्ट पनाही करते हैं और उनको करते अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं। पुलिस भी इनको अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं। इसका आप क्या समझते हैं कि जो अभी तक जो ऑपरेशन चल रहा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए या सिर्फ और सिर्फ ठिकाने तोड़ने और उनको जो है ना वो जो एक दो वीडियो जारी हुई हैं कि हमने ये तबाह कर दिया वो तबाह कर दिया,
उसके अलावा कोई कम कारकर्दगी या पुलिस को कामयाबी हासिल हो सकी है? नहीं शहजाद, इसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर है कि पुलिस को कारकर्दगी जो है वो यहाँ पे सिफर रही है। फ़ोटो सेशन हमने देखा, वो जाते हैं वहाँ पर और जो सरकंडे होते हैं छोटे से, उनके जो कच्चे घर बने हैं उनको आग लगा देते हैं पेट्रोल छिड़क कर और कहते हैं जी हमारी कार्रवाई। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे जो अहम बात है वही सरदारी जो निज़ाम है सरदारों की, क्योंकि जब तक के इन सरदारों के, इन वडेरों के, इन जिम्मेदारों के इस लादी गैंग के साथ मफादात हैं तब तक पुलिस कामयाब नहीं हो सकती, ना ही इनको ख़त्म किया जा सकता है। और फिर पुलिस के भी इनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो फ़वायद हैं। वो इसलिए कि ये लोग डकैती करते हैं, फिर उनको भत्ता जाता है, सरदारों को भत्ता जाता है, सरदारों ने कत्ल करना है, सरदारों ने डकैतियाँ करवानी हैं, सरदारों ने अपने वोट पक्के करवाने हैं, सरदारों ने उनको इलेक्शन में इस्तेमाल करना है, सरदारों ने अपनी धाक बिठाने के लिए वहाँ पर जो है वो डर खौफ पैदा करना है। तो फिर ये जो छोटे गैंग्स होते हैं ये इनके काम आते हैं। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल है कि इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। फिर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता चलूँ कि जो इस इलाके में ऑपरेशन करना फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल है। फोर्सेस को वहाँ पे भेजना ऐसे ही है जैसे उनको खुदकश जैकेट पहना दिया जाए कि वो लोग तो पहाड़ों पर बैठे हैं, उन्होंने क्या करना है वहाँ से सीधे फायर मारते हैं। इनके पास इतना इक्विपमेंट भी नहीं होता। हमने एक वीडियो देखी जिसमें पुलिस वालों की आपने सूरत हाल देखी होगी कि वो किस तरह मदद को पुकार रहे होते हैं। वो क्या करें, उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, उनके पास दस्ती बम है, उनके पास जदीद तरीन असला है, उनके पास हर किस चीज़ किस्म है। और वो मज़े की बात ये कि उन्होंने पुलिस वालों से लिया है सब कुछ। तो मुझे बताएं कि जब तो पुलिस वालों के मफादात हैं और सरदारों के मफादात हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। ये जाते हैं वहाँ पे इंटर होते हैं, उनको बॉर्डर मिलिट्री जो पुलिस है वो उनको पहले बता देती है, वो छुप जाते हैं पहाड़ों में। और पहाड़ियों पे ये सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं इनके पास। अगर कोई जहाज़ जाता है तो वो उसको भी हिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे पैदल भेजना तो समझे ये इनको खुदकुशी के मुतरादिफ है। तो अभी तक नाकामयाबी इनको मिली है और दुआ यही है कि कामयाबी इनको मिले और इस तरह के जो गैंग्स हैं उनको खात्मा होता कि अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो उस्मान बुज़दार साहब, क्योंकि ये उन्हीं का इलाका है। अगर वहाँ पे ये सूरत हाल है तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब में क्या सूरत हाल होगी, सिंध की आप सूरत हाल देख लें, वफाक की सूरत हाल देख लें। तो जब तक इनके बड़े लोगों के वडेरों के मफादात ख़त्म नहीं होते ये सूरत हाल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा कि जी जब तक ये मफादात रहेंगे तो लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल हर इलाके में हर जगह पर मौजूद होती है। हम हमेशा देखते हैं कि जिस इलाके में वडेरे ज़्यादा मजबूत हैं वहाँ पर जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है वो हमेशा इसी तरह ही है। वडेरे सरदार अपने मफादात के लिए पर्चे भी लोगों के ऊपर करवा देते हैं और उनको सदोगो भी करते हैं। इसके साथ अगर हम पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से देखें तो आप उस्मान बुज़दार की हालिया दिनों के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो क्या देखते हैं? अपने इलाकों में ख़ासतौर पे जो रोडें हैं वो तबाह हैं, बाकी इलाकों में भी ऐसे सूरत हाल है। सिर्फ फ़ोटो सेशन के ऊपर भी आप वो देखें कि सोशल मीडिया पे वो होता है। उसके अलावा कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं? इस हवाले से मैं शहजाद बताऊं कि ख़ान साहब ने उस्मान बुज़दार जो उनके फेवरेट हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूं अगर आप काम नहीं करते यार, इसको बंदे को चाहिए था कि ये ना एक्टिव तो नज़र आता ना, इसको बात वही आ जाती है वज़ीर आला है ना, एक जहाज़ लेके कोई वाक़या वहाँ पे चला जाता, वहाँ उनको तसल्ली देता, मार्केटों में चला जाता, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 2-4 छापे मार लेता, हर सबको डर होता कि ये वज़ीर आला जो है बहुत एक्टिव है। यार इसको तो ऐसे लगता है कि कोई सुलेमान की गर्मियाँ थी, जैसे वो शुरू में स्टार्ट में आया था ना कि बिजली इनके घर में नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि गर्मी के इलाके से जब ठंड में पहुँचा एसी से तो अब इसका दिल भी नहीं करता। इसके लिए इसको बहुत बड़ा चैलेंज था। शहबाज शरीफ की लाख आप इख्तलाफात करें, मैं उनसे इख्तलाफात कर सकता हूँ, लेकिन कारकर्दगी अगर हम देखें तो एक तो उन्होंने काम भी किया और दूसरा वो एक्टिव भी हमें नज़र आए। ना इनमें एक्टिवनेस नज़र आती है, ना इनमें कोई काम नज़र आता है, बस बैठे हैं। इनकी कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो अभी फिरदौस आपा जब से वहाँ पे गई हैं तो कुछ नज़र आ रहा है कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, किसी ज़िले में जा रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं कुछ, वरना तो उनका बयान आता था एक, वो बोल भी नहीं पाते थे। कारकर्दगी के हवाले से बिल्कुल ही अगर ये पर्सनली एक्टिव हों, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मार्केटों के दौरे करने चाहिए थे इनको, जो ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ इनको कार्रवाइयाँ करनी चाहिए थी। इसके साथ साथ जो दूसरे मसाइल हैं, लोगों के हेल्थ के इशूज़ हैं, जो भी हैं, लॉ एंड आर्डर है, इनको वहाँ पर जाना चाहिए था, इनको एक्टिव नज़र आना चाहिए, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब को अब जिद नहीं करना चाहिए। अगरचे ये बात कही जाती है कि वो जो जनूबी पंजाब है वहाँ से आए हैं इसीलिए उनको जो है वो निशाना बनाया जाता है, पर पंजाब के जो लोग हैं वो नहीं चाहते भाई कारकर्दगी तो दिखाओ,
जनूबी पंजाब से आए हो, यहाँ जनूबी पंजाब से सदर भी बने हैं, वहाँ से वज़ीर आला भी बने हैं, वहाँ से वज़ीर आज़म भी बने हैं। हमारे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को आप देख लें, डेरा गाजी खान से हमारे फ़ारूक साहब थे, वो बने थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन इनको जब तक एक्टिव नज़र नहीं आएंगे तो कारकर्दगी वो सेशन तक ही रहेगी, फ़ोटो सेशन तक ही हम देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे वो पॉइंट एक उठाना चाहता हूँ, मेरे इलाके का भी है, लिया की अगर हम बात करें, मियाँ वाली से शुरू होता है ये रोड, शुरू होता है और मुजफ्फरगढ़ तक जाता है। यार ये इतना बड़ा रोड है, उस पर भी आपने कुछ भी नहीं किया, आप लइए आए हैं, मुजफ्फरगढ़ गए हैं, कुछ नहीं किया, बात वही कारकर्दगी की आ जाती है। रोड हूँ तब भी ये इन्होंने कोई काम नहीं किया, महंगाई है और लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हेल्थ का सेक्टर हो, किसी भी जितने भी सेक्टर उठा लें, वहाँ पर पंजाब के अंदर जो है ना वो उसी तरह हालात ख़राब हैं। सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक हमने देखा है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हुआ आगे बढ़ता हूँ मैं, कि राजनपुर के अंदर जो है ना वो एक जो है ना यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया। अब यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया कि जी वो राजनपुर जो ज़िले को हम एक यूनिवर्सिटी दे रहे हैं कोह सलमान के नाम से, और वो यूनिवर्सिटी बनेगी कहाँ, फाजिलपुर में 23 एकड़ के ऊपर। अब हमारे सरदार साहब हैं, उनको भी तकलीफ उठ गई कि जी अगर ये फाजिलपुर में बनते हैं, फाजिलपुर वाले तरक्की कर जाएंगे। उससे पहले एक हॉस्पिटल का भी मादरन चेहरा हॉस्पिटल, वो भी सरदारों को तकलीफ हुई, उन्होंने उठा के डीजी खान राजनपुर ले गए। राजनपुर के उन्होंने कहा जी आर्डर तो उसके थे फाजिलपुर के थे, वो वापस उन्होंने फ़ंड उठा लिया, वो ख़त्म हो गई। अब यूनिवर्सिटी का जी हमारे DCO साहब या AC साहब ने पिछले दिनों ऐलान किया जी अब ये यूनिवर्सिटी हम जी शिफ्ट करेंगे कोट मिठन में। अब लोगों के अंदर तजब्बुत का शिकार हैं कि जी हमारे वडेरे सरदार क्या करना चाह रहे हैं। हमारे उस्मान गुजार साहब उसका प्रॉपर जब ऐलान कर चुके हैं, लोगों को काम करने दें, लोगों को उस तरह काम नहीं करने चाह रहे, तो काम करने के हवाले से बात करें तो हुकूमत जो है इस टाइम इमरान खान हमें अब कह रहे हैं कि जी अच्छा 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 सब ही अच्छा, हर सेक्टर में कहते हैं अब अच्छाई हो रही है। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत इमरान खान की जो अच्छाई देख रहे हैं वो कितने लेवल तक है, कि या बस वादों या सिर्फ मीडिया के ऊपर ही अच्छाई दिखाई जा रही है? शहजाद, इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं बड़ा सपोर्टर था इसका, खान साहब का, लेकिन मायूस हूँ अभी तक की, आज तक की जो कारकर्दगी है उस पर मैं बिल्कुल मायूस हूँ। खान साहब ये बिल्कुल कहें कि मैं महंगाई की वजह से मुझे नींद नहीं आती, मैं परेशान रहता हूँ, लोगों की मसाइल हैं, माफिया है। यार जब भी आप टीवी पे आते हैं खान साहब, आप यही कह रहे होते हैं मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं जरदारी को। ओ भाई ठीक है, वो इदारा है, नैब काम कर रहे, उसको करने दो। हमारा मसला, गरीब का मसला क्या है? गरीब का मसला है चीनी उसको महंगी मिलती है, उसको चाय की पत्ती महंगी मिलती है, उसको दाल महंगी मिलती है, उसको आटा नहीं मिलता, उसके लिए चीनी के लिए लाइनें लगनी पड़ती हैं। तो ये काम आपके करने के हैं। मैं एक बात कहता हूँ, हर जगह पे कहता हूँ, हर फोरम पे ये कहता हूँ, जब बात होती है दोस्तों से, कि खान साहब अगर ये 4-5 चीज़ें जो गरीबों की हैं इनको ही कंट्रोल कर लेते हैं, इनको ही सस्ता कर लेते, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन जो मर्जी कर ले, जो कुछ भी हो जाए, खान साहब मजबूत हैं। लेकिन खान साहब गरीब का सोच ही नहीं रहे, उनके अपने दोस्त ही इनमें इन्वॉल्व हैं, उनके सारे जिस वजीर को भी लगाते हैं वो नैले पे दल है। एक आता है वो आराम से पैसे अरबों रुपए कमा के साइड पे, महंगाई है कि ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है, कंट्रोल हो ही नहीं रहा। किसी भी फील्ड में तो यार बेहतरी नज़र आती है हमें। हम कहते हैं आपने बात की तो अभी किसी भी मुल्क में जाए ना तो दो ही जमातें होती हैं, या हुकूमत होती है या अपोजिशन होती है। अपोजिशन का किरदार आप किसी अपोजिशन को देखते हैं कि वो हुकूमत को गिराने के चक्कर में, हुकूमत है वो अपोजिशन को दबाने के चक्कर में, अपोजिशन का किरदार किसे दें? PDM के हवाले से आप क्या शहजाद, बहुत मायूस कुन कारकर्दगी PDM की, बहुत मायूस कुन कारकर्दगी वो इस हवाले से कि अगर यही अपोजिशन जो है गरीब की बात करती, इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है कि नाअहल तरीन हुकूमत, अगर मैं भी कहता हूँ कि कोई काम नहीं किया, लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया, लोगों को महंगाई में पिस रहे हैं, लोगों को गुर्बत की आप सूरत हाल देख लें, लोगों की फैसिलिटीज़ की हाल देख लें, ऊपर से कोरोना। लेकिन वो क्या है, उनको सिर्फ अपने अबुओं को बचाना है। और वाकया इसी तरह जरदारी साहब को बिलावल बचाने के लिए आया, नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए मरियम आई हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब को बचाने के लिए हमजा शहबाज हैं, वली KPK से बात करें तो वो कामल वली जो एमल जो है वली असफान यार वली के बेटे हैं, वो बचाने के लिए आए हैं। वो अवाम की बात कहीं नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। हमने ये देखा था कि PDM बड़ी अच्छी तरीके से ऊपर जा रही थी, प्रेशर बिल्ट हुआ, क्या हुआ, सेनेट इलेक्शन में एक्सपोज हो गए, हर किसी ने अपना अपना काम किया, उसने उसको धोखा दिया, उसने उसको धोखा दिया। अब फिर दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो सिर्फ यही मछली की तरह तड़प रहे हैं कि इक़्तिदार मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए।
गरीब की आवाम बात तो कोई भी नहीं करा। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ शहजाद, अभी ये जो सेनेट इलेक्शन हुए उसके बाद जो कैमा कमेटीज़ हैं उसके हवाले से सबसे बड़ी मज़े की बात यह कि अब नून लीग वाले कहते हैं हमें उसका चेयरमैन बना दो, वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमें इसका चेयरमैन, यहाँ पे एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। तो वो गरीब की बात कहाँ करेंगे, अपने मफादात की उनकी जंग लगी हुई है। अगर ये गरीब की बात करते, गरीब की जो पिसरा है उसकी बात करते तो PDM भी अपने मकासद में कामयाब होती। बात वही है, 11 जमातें हैं, हर किसी के अपने मफादात हैं, हर किसी के अपने मसले मसाइल हैं, तो गरीब कहीं नज़र ही नहीं आ रहा हमें। तो अपोजिशन बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि, मुझे क्या लगता है कि अपोजिशन ने बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी। बहुत शुक्रिया असलम खोखर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा और जो मुल्क की मफाद के दो दुश्मन हैं उनको एक न एक दिन ज़रूर उनको मुँह की खानी पड़ेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।